जय श्री राम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर एक सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और देश की सुरक्षा को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान देश में बढ़ रही घुसपैठ की चिंताओं के बीच आया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एनआरसी के कारण अब तक राज्य में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाली है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति और गर्म हो गई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी एक अवैध वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच एनआरसी के डर के चलते कई बांग्लादेशी घुसपैठिए स्वयं सामने आकर बीएसएफ से सीमा पार भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक विवादास्पद खबर आई है। यहाँ एक मस्जिद की खुदाई के दौरान मूर्ति जैसे अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। इस खबर के फैलते ही मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया है और लोगों ने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी है। प्रशासन ने इस संवेदनशील इलाके में अफवाहों से बचने की अपील की है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस मामले में सड़क पर भीड़ जुट गई है और प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट रहने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक मांग कर रही हैं कि देश की मतदाता सूची पूरी तरह से साफ सुथरी, सही और बिना किसी छेड़छाड़ के तैयार हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक बुनियाद है। अखिलेश यादव ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि बिहार में जैसा खेल हुआ वह सबकी आंखों के सामने है। उन्होंने दावा किया कि जहां जहां तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी मजबूत थी, वहीं सबसे बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लंबित एक निगरानी याचिका की सुनवाई अब 18 दिसंबर को होनी तय हुई है। इस नए विकास ने राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है और सभी की नजरें अब इस तारीख पर टिकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने बिहार के चुनावी नतीजों पर हैरान करने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव जीते नहीं, बल्कि उन्हें जिताया गया है। उनका दावा है कि बिहार चुनाव पहले से ही फिक्स थे और जनता को केवल नतीजा सुनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजगय में अपने 100% वोट हासिल किए ही सहयोगी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की दूसरी पीढ़ी के पास अब नेतृत्व की कोई क्षमता शेष नहीं बची है। रणनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया गया है और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज की हुई मुलाकात काफी सार्थक रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेतृत्व को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया के सामने विकास के नए मानक गढ़ने का आह्वान करते हुए सभी देशों से मिलजुल कर आगे बढ़ने की अपील की। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली को एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई जल्द ही यूरोप में शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसे टाइम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टीआईपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कदम से भारत की डिजिटल ताकत को वैश्विक स्तर पर और बढ़ावा मिलेगा। घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनियां सबसे बड़े गेनर के रूप में उभरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंपनियों की बाजार पूंजी में मिलाकर लगभग 73,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 की कुल मिलाकर 1,28,000 करोड़ रुपए की वैल्यू बढ़ी है। इस सप्ताह सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है।
सोना 1,648 रुपये टूटकर 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एज का 23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तहत एक बड़ा और सराहनीय बदलाव देखने को मिला है। नए नियमों के अनुसार अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह रोजगार क्षेत्र में एक बड़ा सुधारात्मक कदम है, जिससे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बल मिलेगा। 18 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की गारंटी के तहत केंद्र सरकार जल्द ही 22,000 भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये की सहायता राशि देगी। उन्होंने बताया कि इस योजना की तैयारी अंतिम चरण में है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। 19 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने सीट शेयरिंग के लिए अपनी एक आंतरिक कमेटी गठित कर दी है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अगले चुनाव डीएमके के गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। इसके साथ ही एक्टर विजय की पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। 20 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक बड़ा ऐतिहासिक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को जानबूझकर दबाया और उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया। नड्डा ने दावा किया कि भाजपा ने ही सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। हवा की गुणवत्ता इतनी जहरीली हो गई है कि कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक स्तर 400 के पार पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति के कारण लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है और प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं। झारखंड में मौसम में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 22 नवंबर से राज्य में बादल छाए रहने की संभावना है। इन दिनों न्यूनतम तापमान में लगातार हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय अभी भी सर्दी का एहसास होता है, वहीं दोपहर में धूप की तपिश में काफी इजाफा देखने को मिला है, जो मौसम के बदलाव का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर देश भर में व्यापक विरोध और राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI और अन्य समर्थक इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध के दौरान इमरान खान की बहनों के साथ अलेजेड दुर्व्यवहार के आरोपों ने पहले से ही तनावग्रस्त माहौल को और अधिक भड़का दिया है, जिससे स्थिति और विस्फोटक बन गई है। अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक सीधा और आक्रामक बयान सामने आया है। उन्होंने तालिबान सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अफगानिस्तान में हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान तालिबान की पूरी सत्ता को एक झटके में पलट देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान को इस तरह की धमकी देना, खासकर अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर, स्वयं शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल मुनीर पर भारी पड़ सकता है और इससे उनकी सत्ता की कुर्सी डगमगाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने वर्तमान यूनुस सरकार पर एक गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार जेलों के अंदर व्यवस्थित तरीके से हत्याएं करवा रही है और जेल अधिकारियों को मौत के एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश अपने आंतरिक मामलों को स्वयं सुलझाने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सजा को भी पूर्ण रूप से बांग्लादेश का एक आंतरिक मामला बताया है।